एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में हम वन शॉट अपना फिजिकल एजुकेशन का फुल सिलेबस कवर करेंगे थ्रू फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स इज द मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो कि आप फ्लो चार्ट बनाना सीख जाएं। रेडीमेड फ्लो चार्ट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूं जो मैंने खुद 5 घंटे लगा के बनाए हैं। तो ये फ्लो चार्ट्स कैसे काम आएंगे, जैसे मैंने स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में बताया था कि अगर कोई लॉन्ग आंसर आया है तो फटाफट से 1 मिनट के अंदर बिफोर स्टार्टिंग द आंसर यहां आपने लिखा आंसर 1, यहां पहले शुरुआत में आपका फ्लो चार्ट बनेगा और फिर आपके पॉइंट्स शुरू होंगे 1 2 3 4 जो भी आपके पॉइंट्स है। इससे क्या होता है, एडिशनल नंबर मिल जाता है, समय बहुत कम लगता है क्योंकि आपने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा हुआ है। वो आप एक ओवरव्यू दे देते हैं आंसर में शुरुआत में, जिससे काफी ज्यादा आपको मार्क्स मिलते हैं, बोनस पॉइंट्स मिलते हैं, बिकॉज काफी ज्यादा इंप्रेसिव होता है और बहुत ही कम स्टूडेंट्स फ्लो चार्ट्स बना के आते हैं, राइट। सो फ्लो चार्ट्स के थ्रू आज हम अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करेंगे। हम ज्यादा इन डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि ये फ्लो चार्ट्स का पर्पस है एक ओवरव्यू देना आपको आंसर के लिए। आई एम प्रीटी श्योर आपकी जो तैयारी है वो चल रही है, राइट। सो हम पूरा एक बार रिविजन कर लेंगे और पूरा जिस्ट देख लेंगे कि जी हाँ इस टॉपिक के अंदर क्या क्या सब पॉइंट्स है। पूरा ओवरऑल हमारा बहुत अच्छे तरीके से रिविजन और ओवरव्यू हो जाएगा सिलेबस का। सो डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको इन फ्लो चार्ट्स की पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल ह्यूमन@ईज पे मिल जाएगी, राइट। लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बिफोर मूविंग फॉरवर्ड जो सबसे पहली चीज आपको करनी है, एक तो अपने सिलेबस की पीडीएफ खोल लो अपने फोन में या लैपटॉप में, राइट। सिलेबस पीडीएफ ओपन कर लो, सीबीएसई ने जो प्रोवाइड की हुई है, ताकि आप देखते रहो कि हम साथ साथ चल रहे हैं। सिलेबस वाइज ये वीडियो कंडक्टेड है, राइट, कि पहले कौन सा यूनिट दिया हुआ है फिर कौन सा यूनिट दिया हुआ है, राइट। एंड दूसरी चीज, आपको ये फ्लो चार्ट खुद नोट डाउन करोगे, साथ साथ बहुत फायदा होगा, तभी आप बना के आ सकते हो, राइट। सो एक रजिस्टर निकाल लो एंड साथ में नोट डाउन करते जाओ, राइट। या फिर आप क्या करो, नोट डाउन नहीं करना है तो बुक में जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़े बुक के साथ रिवीजन करते जाओ। बुक को खोलो और टैली करते जाओ, जी हाँ इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था। अगर हम डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, आप टॉपिक को अच्छे से बुक के साथ साथ टैली कर सकते हैं। क्लियर है, ये हमारा तरीका रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहले यूनिट 1 मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स पे चलते हैं। तो सबसे पहले क्या टॉपिक है, फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स मैनेजमेंट, राइट। इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस है, अगर हम कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले प्लानिंग लगती है। प्लानिंग क्या होता है, एक प्री ड्रॉन प्लान है कि भैया ऐसे ऐसे हम सब कुछ करेंगे, ये डेट्स होंगी और इन टीम्स को इनवाइट करेंगे, हम इस स्पोर्ट का इवेंट रखेंगे, प्लान करते हैं हम, राइट। अगर आपका फटाफट से मसूरी जाने का प्लान बन गया तो पहले प्लान बना है ना, आपने डिस्कशन किया है कि यार चल कल सुबह मसूरी चलते हैं, राइट। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, आप पैकिंग करेंगे, है ना। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज, अलग अलग रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द नीड। फिर स्टाफिंग, आपको अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग लोग चाहिए, लेबर चाहिए, स्टाफ मेंबर्स चाहिए जो स्पेसिफिक जॉब्स परफॉर्म करेंगे, राइट। डायरेक्टिंग, लीडरशिप और एग्जीक्यूशन, जो एक डायरेक्टर होता है वो सब कुछ देखता है ना, उसमें लीडरशिप स्किल्स होती हैं, वो डायरेक्ट करता है। जैसे कि एक मूवी में डायरेक्शन होती है, क्या होती है, वही सब बताता है कि हमें किस एंगल से लेना है, कैसे शूट करना है, राइट। एंड कंट्रोलिंग, मॉनिटर करना, एनालाइज करना और मेजर्स लेना अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो, राइट। कंट्रोल करना सिचुएशन को इन केस ऑफ एनीथिंग, इफ समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। क्लियर है, ये हमारे फंक्शंस है ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स मैनेजमेंट। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन ये पूछ रहा है तो फटाफट से आप ये ड्रॉप कर सकते हैं, बिल्कुल। बट आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन ने अगर कुछ छोटा पूछा है और आप बड़ा फ्लो चार्ट जिसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो बना के आ रहे हैं तो वो आपका टाइम वेस्ट कर सकता है। आगे चलते हैं। मूविंग ऑन टू द वेरियस कमिटीज फॉर ऑर्गेनाइजिंग ट्रैक एंड फील्ड मीट स्पोर्ट्स। जो दूसरी कमिटीज है, कौन कौन सी कमिटीज होती हैं, राइट। पब्लिसिटी कमिटी, जिसका काम क्या है, पब्लिसाइज करना इवेंट को, है ना। बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमिटी, कि भैया जो इक्विपमेंट, सामान या फिर प्लेयर्स को बस ला रही है फिर ड्रॉप कर रही है, राइट, बोर्ड करना और लॉन्च करना। रिसेप्शन कमिटी, जो रिसेप्शन पे बैठते हैं, वो आईडी कार्ड्स देते हैं, अकोमोडेशन करवाते हैं, राइट, वेलकम करते हैं। डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमिटी, जो डेकोरेशन और सेरेमनी को देखेगी। ट्रांसपोर्टेशन कमिटी, राइट। ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमिटी, committees for entertainment and refreshments, committees on enterprise
ऑन एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स, कमिटीज फॉर ऑफिशियल्स, फर्स्ट एड कमेटी, अनाउंसमेंट कमेटी, फाइनेंस कमेटी, कोई भी आप याद कर लीजिए और अपने अकॉर्डिंग बनाया है। इसमें मेन चीज है आपको ये कमिटीज का नाम पता होना चाहिए, बीच में आप कुछ भी लिखें ज्यादा मैटर नहीं करता है, राइट। ऑर्गेनाइजिंग कमिटी इनसे ऊपर है, फिर एग्जीक्यूटिव कमिटी उससे ऊपर है, और सबसे ऊपर जो डायरेक्टर है एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर। क्लियर है सभी को ये बात, राइट। आगे चलते हैं। मूविंग ऑन टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कमिटीज की? सबसे पहले प्री इवेंट, इवेंट से पहले, ड्यूरिंग इवेंट, इवेंट के दौरान, और पोस्ट इवेंट, इवेंट के बाद में। प्री में क्या होगा? बजट। भैया क्या बजट है आपका मसूरी में, कितने स्टार का होटल हम रेंट करेंगे, बजट पे डिपेंड करता है ना। फॉर्म कमिटीज, भैया कमिटीज भी तो बनानी पड़ेंगी, राइट। आगे चल के प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग में तो कमिटीज की जरूरत है ना, तो कमिटीज को बनाएंगे। शेड्यूल और प्रोग्राम्स देखेंगे, कब हमें ये प्लान करना है, प्रोग्राम्स कौन कौन से स्पोर्ट्स रखेंगे, राइट। स्पोर्ट्स ग्राउंड और इक्विपमेंट को रेडी रखेंगे, तो ये प्री है। ड्यूरिंग क्या होगा? इनॉग्रेशन सेरेमनी हमें करवानी है, रिफ्रेशमेंट्स का हमें देखना है, प्रॉपर डिसिप्लिन से सारे स्पोर्ट्स हो रहे हैं, हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा है, एकदम डिसिप्लिन से, लॉ एंड ऑर्डर के तहत, राइट। ऐसा नहीं है कि कुछ कहीं कुछ हो रहा है, जिम्नास्टिक्स की जगह उन्होंने बेली डांसिंग शुरू कर दिया है, राइट। प्रॉपर डिसिप्लिन। अनाउंसमेंट्स, टाइमली अनाउंसमेंट्स की कहाँ पे कौन से ग्राउंड में ये वाली परफॉर्मेंस होगी या ये वाला स्पोर्ट होगा, राइट। पोस्ट, आफ्टर द इवेंट क्या होगा? प्राइजेस और सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, डिटेल्ड रिजल्ट्स दिए जाते हैं। जो पब्लिसिटी कमेटी है वो भी फिर मीडिया में बताती है। सिक्योरिटी रिफंड, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं सिक्योरिटी के बेसिस पे, राइट, कि उसके बाद वो रिफंड हो जाता है, राइट। एंड चीफ गेस्ट को अच्छे से विदा करना, राइट। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट में। टॉकिंग अबाउट टूर्नामेंट्स, टूर्नामेंट्स में सिंपल सी चीज हम समझेंगे, नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, 3 तरीके के टूर्नामेंट्स होते हैं। नॉकआउट में सिंगल एलिमिनेशन होता है, राइट। अगर 1 2 3 4 5 टीम्स हैं तो पहले ये 2 होंगी, इनमें से जो जीतेगा, इनमें से जो जीतेगा, राइट। फिर हमारी 5 यहाँ आ जाएगी, फिर इनमें से जो जीतेगा, राइट। प्रॉपर जो हमने सीखा है, राइट, सिंगल एलिमिनेशन में। एंड लीग, जिसको बर्जर सिस्टम भी बोलते हैं और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी बोलते हैं, उसमें सिंगल लीग होता है और डबल लीग होता है। सिंगल लीग में हर एक टीम के साथ विद एवरी अदर टीम 1 टाइम खेलती है, और डबल लीग में हर एक टीम के साथ 2 बार खेलती है, राइट। अब जो राउंड्स है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर भैया 9 टीम्स हैं तो 9 × 9 - 1 डिवाइड बाई 2, राइट। क्लियर है, ये फॉर्मूला है। और डबल लीग के लिए सिंपल 9 - 1, दीज आर द नंबर ऑफ राउंड्स। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और भी जो फॉर्मूलाज हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, राइट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में क्या होता है? इनको मिक्स कर देते हैं। कम से कम का मतलब है यानी कि पहले नॉकआउट पहले होगा, उसके बाद वापस से नॉकआउट होगा। तो पहले जो टीम्स हैं जोनल लेवल पे, राइट, वहां पे नॉकआउट टीम नॉकआउट के बेसिस पे खेलेंगे, फिर जो विनर्स होंगे वो वापस से नॉकआउट के बेसिस पे ही टूर्नामेंट होगा। तो पहले लीग टूर्नामेंट होगा, क्लियर है, जोनल बेसिस पे। उसके बाद जो विनर्स हैं वो वापस से लीग टूर्नामेंट के थ्रू आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे नॉकआउट होगा पहले, लेकिन बाद में विनर्स लीग के हिसाब से, लीग के अकॉर्डिंग खेलेंगे, राइट, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा। एंड पहले लीग होगा एंड बाद में जो इसके विनर्स होंगे जोनल के, वो नॉकआउट के बेसिस पे खेलेंगे फिनाले, राइट। क्लियर है, तो दिस इज कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। और एक चौथा होता है चैलेंज टूर्नामेंट, जिसमें 1-on-1 चैलेंज देते हैं। तो यहाँ पे इफ रिक्वायर्ड एक और एरो बना के आप लिख सकते हैं। ये एक ओवरव्यू है, फिक्सचर्स बाइज वो हम इस वीडियो में नहीं कर रहे, फ्लो चार्ट्स ही कर रहे हैं, राइट। आगे चलते हैं। मूविंग ऑन टू यूनिट 2, चिल्ड्रन एंड विमेन इन स्पोर्ट्स। तो सबसे पहला टॉपिक है कॉमन पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। सिंपल फ्लो चार्ट बनाया हमने। स्पाइनल कर्वेचर में कौन सी डिफॉर्मिटीज होती है? सबसे पहले काइफोसिस। उसमें क्या होता है, ये आप ऐसे बिल्कुल बना सकते हैं कि ये देख रहे हो आप, जो स्पाइनल कर्वेचर है वो यहाँ से ऊपर से उठ गया है, राइट। लॉर्डोसिस क्या है? यहाँ से ऐसे मुड़ गया है, काइली जेनर टाइप्स। क्लियर है। स्कोलियोसिस क्या है? कि वो टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, जो स्पाइनल कर्वेचर है, राइट। ये 3 टाइप्स के आपके स्पाइनल कर्वेचर के अंदर है। फिर फ्लैट फुट की बात करें, जो नॉर्मल फुट होती है वो ऐसे होती है, थोड़ी कर्व्ड होती है। फ्लैट फुट में एकदम वो फ्लैट हो जाती है। क्लियर है।
नॉक नीज, जो नीज है वो पास पास टकरा के चलती हैं, राइट। इसमें आपको प्रिवेंटिव मेजर्स भी बिल्कुल याद करने हैं, राइट, जैसा बोला गया है। तो अगर नॉक नीज है तो प्रिवेंटिव मेजर क्या होगा, उनको दूर करना है, बीच में तकिया रखो, है ना। ऐसे थोड़ी ऐसी आप एक्टिविटीज करो जिसमें ये दूर हो, राइट, धीरे धीरे, ताकि वो इंप्रूव हो सके। बाओ लेग्स है एकदम ऑपोजिट है, इसमें जो हमारी नीज होती हैं वो पैर होते हैं और दूर दूर होते हैं, राइट। एंड राउंड शोल्डर्स में शोल्डर्स बहुत ज्यादा ऐसे राउंड होते हैं, कर्व्ड होते हैं। क्लियर है, दीज आर कॉमन पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज। आगे चलते हैं स्पेशल कंसिडरेशंस फॉर विमेन पे। मेनार्क क्या है भैया, मेनार्क है फर्स्ट पीरियड, राइट। क्या एज रहती है, अप्रोक्सीमेटली 12 ईयर्स होता है, लेकिन 8 से लेके 16 ईयर्स के बीच में ये कभी भी आ सकता है। मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन क्या होता है, ये डिसऑर्डर है, इरेगुलर पीरियड्स। क्लियर है, तो जो पीरियड्स होते हैं उनकी जो साइकिल रहती है वो 21 से 35 डेज के बीच में रहती है, राइट। कि अगर आपके 21 डेज कंप्लीट हो गए तो 21st डे पे भी आ सकता है, या फिर लेट से लेट 35 डेज पे भी आ सकता है। लेकिन जिनको इससे बाहर होता है, राइट, या फिर डिले हो रहा है, या फिर बहुत पहले आ रहा है, तो वो डिसऑर्डर हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, राइट। एंड 2 to 7 डेज की विंडो होती है आपके पीरियड्स की, राइट। सो इसमें अगर कुछ भी चेंज है तो वो मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन में आएगा, जो कि जैसे बताया गया है बहुत सारी जो विमेन इन स्पोर्ट्स होती हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है। क्लियर है, आगे चलते हैं। फीमेल एथलीट ट्रायड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पक्का कुछ ना कुछ आएगा, ये फ्लो चार्ट बिल्कुल काम आएगा आपके, राइट। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले ट्रायड दिखाना है, ऑस्टियोपोरोसिस, एमेनोरिया एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स, 3 आते हैं इसमें। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, जो आपकी बोन की डेंसिटी है वो कम हो गई है, डिक्रीज बोन मिनरल डेंसिटी, जो बोन्स है उसमें वीकनेस आ जाती है। क्लियर है। एमेनोरिया क्या है भैया, देखिए एमेनोरिया 2 तरीके के हैं, प्राइमरी एमेनोरिया एंड सेकेंडरी एमेनोरिया। सो एमेनोरिया क्या होता है कि या तो जो फर्स्ट सिचुएशन है आप 18 प्लस हो गए हैं एंड आपको पीरियड्स बिल्कुल भी नहीं आए हैं, एंड दूसरी सिचुएशन है कि आपको मोर देन 3 मंथ्स हो गए हैं और पीरियड्स नहीं आए हैं, राइट। सो प्राइमरी वाला आता है नो पीरियड एट ऑल में, जो फर्स्ट हमारा केस है दिस इज प्राइमरी, एंड जो सेकेंडरी है वो मोर देन 3 मंथ्स में फॉल करता है। क्लियर है ये आपको। आगे चलते हैं ईटिंग डिसऑर्डर पे। एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, इतना ज़्यादा बॉडी कॉन्शियस हो चुके हैं कि आप है इतने पतले लेकिन आपको तब भी आप मोटे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही कॉशियस हो जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं अपनी बॉडी को लेके। और बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है कि खाते तो हैं लेकिन फिर उंगली डाल के उल्टी कर देते हैं कि लगे ना, वो हमें फैट ना दे, पेट भी भर जाए और हम मोटे भी ना हो, जो अक्सर मॉडल्स करती हैं। क्लियर है ये सभी को। आगे चलते हैं। मूविंग ऑन टू यूनिट 3, योगा एज प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर लाइफस्टाइल डिजीज। तो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, बाकी आपको डिजीज के हिसाब से खुद से बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगेन ओबेसिटी का ये एग्जाम्पल है, डिपेंड्स कि आपने कौन से आसनास याद करे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ऐसे फ्लो चार्ट बिल्कुल बना के आइएगा, राइट। तो यहाँ पे ओबेसिटी का रिप्रेजेंटेशन मैंने दिखाया है। नंबर 1 वज्र आसन, तो यहाँ पे मैंने वज्र आसन की पिक्चर बना दी है, आप भी ऐसे स्टिक फिगर करके कर सकते हैं। देख रहे हैं आप कि कैसे पैर मोड़ के ऐसे हमें बैठना है। सेकंड पदहस्त आसन, यहाँ पे भी हमने डायग्राम दे दिया है, त्रिकोण आसन डायग्राम दिया है, एंड अर्ध मत्स्येंद्र आसन, राइट, इधर भी हमने डायग्राम दिया है। सो डिपेंडिंग ऑन द आसनास दैट यू हैव प्रिपेयर्ड, आप डिजीज वाइज अपने अकॉर्डिंग जो आपने याद किया है उसका फ्लो चार्ट बना लीजिए। मूविंग ऑन टू यूनिट 4, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोटिंग डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स। कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशंस है जो डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स को प्रमोट करती हैं? तो इसमें नंबर 1 है स्पेशल ओलंपिक्स, नंबर 2 है पैरालंपिक्स, एंड नंबर 3 है डेफ ओलंपिक्स। क्लियर है, फाइन। स्पेशल ओलंपिक्स करवाए जाते हैं काफी सारी स्पोर्ट्स में, फॉर एग्जाम्पल स्कीइंग, स्विमिंग, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स। पैरालंपिक्स किन के लिए होते हैं? रेंज ऑफ डिसेबिलिटीज, फॉर एग्जाम्पल विजन इम्पेयरमेंट, राइट, आइज का आइज में दिक्कत है, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट है, इम्पेयर्ड मसल पावर है, हाइपरटोनिया है, एंड अटेक्सिया है, राइट। तो काफी सारी सीरीज ऑफ डिसेबिलिटीज हमें दिया गया है जो पैरालंपिक्स में परफॉर्म कर सकते हैं। ये सिमिलर टू ओलंपिक्स होते हैं, इसमें भी समर और विंटर ओलंपिक्स किया जाता है, राइट। डेफ ओलंपिक्स आर स्पेसिफिकली फॉर डेफ एथलीट्स जिनको हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है। क्लियर है ये सभी को, बहुत सीधा साधा हमें फ्लो चार्ट बना देना है, राइट। आगे चलते हैं। एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर
चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, क्या फायदा होगा अगर वो फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे? भैया उनकी जो बॉडी है, फिजिकल हेल्थ है, वो इंप्रूव होगी, है ना, मेंटल इंप्रूवमेंट होगा, सेल्फ एस्टीम है वो बढ़ेगी, स्ट्रेस, एग्जाइटी, डिप्रेशन कम होगा, सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा क्योंकि स्पोर्ट्स में टीम वर्क होता है, राइट, बेटर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ होगी, राइट। तो आप सिंपली यहाँ एडवांटेजेस ऐसे करके, अगर थोड़े कम मार्क्स का है तो 2-3 ऐसे ऐसे बना सकते हैं, राइट, कि यहाँ पे फिजिकल, यहाँ पे मेंटल, सेल्फ एस्टीम, क्लियर है, ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। आगे चलते हैं। Strategies to make physical activities accessible for children with special needs. Accessible, उनके लिए हम कैसे फिजिकल एक्टिविटीज उनके लिए स्पेशली डिजाइन करके उन तक पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, उनका मेडिकल चेकअप कराया जाए भाई, तभी तो हमें पता चलेगा क्या डिसेबिलिटी है और उनको कैसे हम हेल्प कर सकते हैं टू बिकम मोर फिजिकली फिट एज compared to that personal situation, that personal disability, right? So medical checkup करवाया जाए, उनके इंटरेस्ट पे बेस्ड हो फिजिकल एक्टिविटी। ये नहीं है जैसे हम करते हैं ना, बच्चों को अगर कलरिंग का शौक है तो कलरिंग कराओ, स्केटिंग मत कराओ, जिसमें उन्हें मन हो रहा है, जिसमें उनका इंटरेस्ट जाग रहा है। इक्विपमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, भैया अगर किसी को हियरिंग लॉस है तो आप अगर क्लैप कर रहे हैं तो वो साउंड नहीं सुन पाएंगे, राइट, या फिर अगर आप गन शॉट से रेस करवा रहे हैं, दे वोंट बी एबल टू हियर, राइट, तो आपको फ्लैग का यूज करना चाहिए। अगर कोई विजुअली इंपेयर्ड है तो कलरफुल चीजों का ज्यादा यूज कीजिए, राइट। स्पेसिफिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए, पॉजिटिव इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट जो उन्हें और ज्यादा मोटिवेट कर रहा है, राइट। इंस्ट्रक्शंस डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स प्रोवाइड करवाए जाएं, राइट। आप प्रॉपर इजी भाषा में, वी कैन से प्लेकार्ड्स के थ्रू उनको समझाएं क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, एंड जो रूल्स हैं उनके कंफर्ट के हिसाब से मोल्ड किए जाएं। ये नहीं कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स है, राइट, क्लियर है। सो दीज आर द स्ट्रैटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल। मूविंग ऑन टू यूनिट 5, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा टॉपिक होता है बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट क्या है, बिल्कुल बना के आना है ये फ्लो चार्ट। क्या क्या होता है बैलेंस्ड डाइट में? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर इन द राइट प्रपोर्शन, है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इसमें हमारा टॉपिक आता है, न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है ये, राइट। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ज्यादा क्वांटिटी में हमारी डाइट में होने चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाटर, राइट। एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में 2 टाइप्स के होते हैं, मिनरल्स एंड विटामिन्स। मिनरल्स में अगेन 2 टाइप्स होते हैं, जो ज्यादा क्वांटिटी में होने चाहिए और माइक्रो जो कम में होने चाहिए, राइट। तो मैक्रो में देखिए CPSMP, CP पहले कनॉट प्लेस, ठीक है। सो C में आ गया हमारा कैल्शियम, P में आ गया पोटेशियम, SM संदीप महेश्वरी से याद कर लेंगे, S से सोडियम, M से मैग्नीशियम, एंड P से आपकी पूर्वा दीदी फॉस्फोरस, क्लियर है। तो ये आपके मैक्रो मिनरल्स में आ गए। याद रखना है ये 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, अभी बताऊंगी। माइक्रो में जो कम क्वांटिटी में चाहिए, आयोडीन, आयरन, ठीक है, CH क्रोमियम, COP कॉपर, COB कोबाल्ट, राइट। तो I और C, क्लियर है। आयोडीन, आयरन, क्रोमियम, कॉपर, कोबाल्ट, फाइन। आगे चलते हैं, विटामिन पे आते हैं। 2 तरीके के विटामिन होते हैं, फैट सॉल्यूबल एंड वाटर सॉल्यूबल। जो फैट में सॉल्यूबल होते हैं और ये जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, मिक्स होते हैं, क्लियर है। यहाँ पे विटामिन A, D, E, K, राइट। इनके नेम्स, इनके क्या फायदे हैं, इनकी कमी से, लैक ऑफ विटामिन A कॉजेज विच डिजीज आपको पता होना चाहिए, राइट। वाटर सॉल्यूबल में क्या आता है? विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12, B9, B7 एंड विटामिन C। क्लियर है सभी को? ये हमारा मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का पूरा फ्लो चार्ट है। अब इसी में एक चीज जो हमें याद रखनी है,
that all these nutrients are nutritive components of diet. Nutritive components of diet में हमारा क्या क्या आता है, यहां पे देखिए, all the macronutrients except for water. water नहीं आएगा, राइट तो वाटर के अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में मिनरल्स, विटामिन और उनके ये सारे सब पॉइंट्स, ऑल ऑफ दिस इज न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट. तो अगर न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट पे क्वेश्चन आता है, वाटर को हटा के बाकी पूरा ये फ्लो चार्ट आपका बनेगा, राइट. एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट में क्या आता है, ऐसे कंपोनेंट्स ऑफ डाइट जो एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन नहीं देते हैं. तो इसमें वी हैव फाइबर, रफेज जो बहुत सारे फ्रूट्स में होता है, वाटर, कलर कंपाउंड्स जो एडिशनल कलर ऐड करने के लिए, फ्लेवर ऐड करने के लिए फ्लेवर कंपाउंड्स, एंड प्लांट कंपाउंड्स. ये पांचों चीजें आर योर नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट. क्लियर है सभी को? तो इसमें हमारा न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स भी कवर हो गया है. चलिए ना मूविंग ऑन टू यूनिट 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स. उसमें कोई भी फ्लो चार्ट नहीं बनेगा बिकॉज वो अपने आप में लेंथी चैप्टर है. तो आपको टेस्ट का क्या इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड है, क्या प्रोसीजर है, वो याद करना पड़ेगा. तो साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट, जिसकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, पूरा आपको पीडीएफ मिल जाएगा. बेसल मेटाबॉलिक रेट फॉर्मूला है फॉर बोथ मेन एंड विमेन, सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा, जिसमें आपको बस फॉर्मूला याद करना है, उससे वो निकल जाता है. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट. इसमें अपने आप में 5 से 6 टेस्ट हैं जो आपको याद करने हैं, कोई फ्लो चार्ट की जरूरत नहीं है यहाँ पे. मूविंग ऑन टू यूनिट 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स. फिजियोलॉजी का मतलब क्या है, बॉडी में जो चेंजेस हैं, बॉडी, एंड साइकोलॉजी का मतलब है माइंड में. तो इन दोनों चैप्टर्स में कंफ्यूज नहीं होना है. तो इसमें हमारा जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस. तो कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस क्या क्या होते हैं, फिजिकल फिटनेस कौन सी चीजों पे डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ पे, स्पीड पे, एंड्योरेंस पे और फ्लेक्सिबिलिटी पे. और इन कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस के लिए कौन से फैक्टर्स हैं हमारी बॉडी में, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो इनको स्ट्रॉन्ग करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं. तो सबसे पहले अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें भैया, एक इंसान में स्ट्रेंथ कब आएगी, जब उसका साइज ऑफ मसल जो है, भैया मसल मोटी होगी है ना, मसल्स होनी चाहिए, तभी तो आप में ताकत है, स्ट्रेंथ है किसी को उठाने की. दूसरी चीज बॉडी वेट भी मैटर करता है. अगर कोई दुबला पतला वेट उसमें है नहीं, वो कैसे कोई भारी सामान उठाएगा, कैसे उसमें स्ट्रेंथ आएगी, राइट. फिर बात करते हैं मसल कॉम्पोजिशन. मसल कॉम्पोजिशन हर एक आपकी कंपोनेंट में आएगा, क्योंकि मसल कॉम्पोजिशन में 2 टाइप्स की मसल होती हैं, जिसमें फास्ट ट्विच फाइबर्स आते हैं, स्लो ट्विच फाइबर्स आते हैं. जो फास्ट ट्विच फाइबर्स है वो ज्यादा जल्दी कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होते हैं, ज्यादा जल्दी फंक्शन करते हैं. तो क्या होता है, तो the force produced is more in fast twitch fibers as compared to slow twitch fibers जो slowly contract और expand करते हैं, slowly function करते हैं. क्लियर है? सो मसल कॉम्पोजिशन उस पर डिपेंड करता है. इंटेंसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स, जो आपकी मसल्स हैं उसमें नर्व्स होती हैं, और जो नर्व का इम्पल्स है वो कितना फास्ट है उस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी भारी चीजें उठा सकते हैं, क्योंकि जो आपकी मसल होती है वो काफी सारे मोटर यूनिट से बनी होती है. क्लियर है? सो दिस इज दी स्ट्रेंथ. फिर बात करते हैं स्पीड की. स्पीड के लिए भैया सबसे पहली बात तो नर्वस सिस्टम, आपका ब्रेन कैसे एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कर रहा है. अगर आपने वहां पे देखा कोई ऐसे चिल्ला रहा है, तो आप कितनी जल्दी उसको सबसे पहले तो देख पा रहे हैं, फिर प्रोसेस कर पा रहे हैं और फिर रिएक्ट कर पा रहे हैं, राइट. देन एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, आपको स्पीड के लिए एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ चाहिए, यानी कि क्विक और एक्सप्लोसिव मूवमेंट के लिए आपको एकदम से वो भागने की स्ट्रेंथ चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, राइट. मसल कॉम्पोजिशन जैसे मैंने बताया, स्लो ट्विच एंड फास्ट ट्विच फाइबर्स. फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बॉडी अगर रिजिड है तो कैसे स्पीड अच्छी होगी, बॉडी को फ्लेक्सिबल होना चाहिए. बायोकेमिकल रिजर्व्स एंड मेटाबॉलिक पावर, राइट. बायो में मैं नहीं जाऊंगी, फ्लो चार्ट के लिए समझ लो. आगे चलते हैं, एंड्योरेंस की बात करते हैं. एंड्योरेंस को इंप्रूव करने के लिए एरोबिक कैपेसिटी होनी चाहिए. एरोबिक यानी कि आप कैसे एयर को इनटेक कर रहे हैं. तो इसमें सबसे पहले आता है ऑक्सीजन इनटेक, फिर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, कैसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है बॉडी में, फिर ऑक्सीजन अपटेक, कितना वो ऑक्सीजन यूज हुआ, कंज्यूम हुआ बॉडी की फंक्शनिंग में, एंड लास्ट में एनर्जी रिजर्व्स. देन लैक्टिक एसिड टॉलरेंस, मूवमेंट इकोनॉमी एंड मसल कॉम्पोजिशन जो मैंने आपको समझाया.
जितना ज्यादा लैक्टिक एसिड टॉलरेंस होगी उतनी ज्यादा आपकी एंड्योरेंस होगी, उतनी ज्यादा देर तक आप सस्टेन कर सकते हैं, राइट। एंड मूवमेंट इकोनॉमी, मैराथन में क्या होता है, बहुत लंबे समय तक भागना होता है, तो आपको इकोनॉमिकली अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है, राइट। सो कम एनर्जी में आप कितना ज्यादा सस्टेनेबली भाग रहे हैं, दैट कम्स अंडर मूवमेंट इकोनॉमी। क्लियर है सभी को? आगे चलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी पे। मसल स्ट्रेंथ, मसल में स्ट्रेंथ होनी चाहिए जो ग्रेविटी या फिर किसी एक्सटर्नल फोर्स को अपोज कर सके और स्ट्रेचिंग में काम आए, राइट। मसल स्ट्रांग ही नहीं होगी तो मूवमेंट कैसे होगी, स्ट्रेचिंग कैसे होगी। जॉइंट स्ट्रक्चर, जॉइंट स्ट्रक्चर सबका अलग अलग होता है। कुछ लोगों का ऑलरेडी वी कैन से काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं वो बाय बर्थ, क्योंकि उनका जो जॉइंट स्ट्रक्चर है वो वैसा है, राइट। एज एंड जेंडर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है फ्लेक्सिबिलिटी। विमेन आर मोर फ्लेक्सिबल देन मेन, राइट। एंड जो बच्चा होगा वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा देन समवन हु इज ऑफ ओल्ड एज, राइट। स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल्स, मसल्स कितना स्ट्रेच कर सकती हैं, राइट। इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, अगर आप ज्यादा गरम पानी से 10 मिनट नहा लेंगे तो ज्यादा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को उसके अकॉर्डिंग चेंज करना हमारा फ्लेक्सिबिलिटी में बिल्कुल काम आएगा। एंड प्रीवियस इंजरी, अगर किसी को प्रीवियस इंजरी हुई है, कहीं पैर में चोट लगे, तो ऑब्वियसली फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, राइट। सो दीज आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, व्हिच आर द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। क्लियर है सभी को? चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइजेज ऑन मस्कुलर सिस्टम। एक्सरसाइज का क्या इम्पैक्ट होता है, क्या इफेक्ट होता है हमारे मस्कुलर सिस्टम पे। मस्कुलर सिस्टम क्या है भैया? मसल्स। अच्छा, अब सबसे पहली बात तो कोई जिम जाने लगेगा तो आपको क्या दिखेगा कि चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ मसल, मसल बढ़ने लगते हैं, डोले शोले आने लगते हैं, है ना। मोर कैपिलरीज आर फॉर्म्ड, और ज्यादा कैपिलरीज बन जाती हैं। मसल्स जितना मूव करेंगी उतना ज्यादा ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, उतनी ज्यादा कैपिलरीज बनेगी, राइट। टोन्ड मसल्स है ना, जो आपकी बॉडी है वो टोन हो जाती है, एकदम टोन यानी कि शेप में आने लगती है। कंट्रोल्स एक्स्ट्रा फैट, ऑब्वियसली एक्सरसाइज करोगे तो फैट गायब हो जाएगा। डिलेज फटीग, थकावट को कम करती है ना। एंड देन नॉन फंक्शनिंग फाइबर्स बिकम एक्टिव, जिम के जाने के एक दिन बाद जो आपको दर्द होता है बॉडी में, है ना, वो क्यों होता है? क्योंकि ऐसी मसल्स हमने हिलाई हैं जो आज तक यूजलेस थी, जो आज तक हमने यूज ही नहीं करी, राइट। सो नॉन फंक्शनिंग फाइबर्स, ऐसी चीजें जो अभी तक मूव ही नहीं हुई थी वो यूज होने लगती हैं। दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइजेज ऑन मस्कुलर सिस्टम। आगे चलते हैं, इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइजेज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। कार्डियो यानी कि हार्ट और रेस्पिरेटरी यानी कि लंग्स का जो काम है रेस्पिरेशन में, राइट। इंक्रीज क्या होता है? साइज ऑफ हार्ट बढ़ता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। हार्ट जितना भैया बड़ा होगा उतना ज्यादा वो ब्लड पंप करेगा। ब्लड वॉल्यूम, जितना ज्यादा ब्लड प्रोड्यूस होगा, है ना, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगी। एंड्योरेंस, जो आपकी क्षमता है किसी चीज को उठाए रखने की, एंड्योर करने की, वो भी इंक्रीज होगी। एंड लंग्स की जो एफिशिएंसी है ब्रीदिंग में वो भी इंक्रीज होगी। डिक्रीज क्या होगा? जो रेस्टिंग हार्ट रेट है, जो रेस्पिरेशन का रेट है वो कम होगा, है ना। पहले हम अगर बहुत ज्यादा हाफ रहे हैं, बहुत ज्यादा हम इंक्रीजिंग है, हम बहुत ज्यादा इंक्रीज है हमारा हार्ट रेट, राइट, बट वो कम होगा। पीसफुल जो हमारी ब्रीदिंग है वो नॉर्मल होगी, राइट। ब्लड प्रेशर है भैया वो डिक्रीज होगा, है ना, वो नॉर्मल आएगा। हाई बीपी अब नहीं रहेगा एक्सरसाइज करेंगे तो। रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो एकदम अच्छी स्टेट, स्टेबल स्टेट पे आ जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जैसे मैंने बताया, राइट। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑन कार्डियो एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। मूविंग ऑन टू स्पोर्ट्स इंजरीज। इसमें हमारे पास 3 टाइप्स की इंजरीज है। सबसे पहले क्या है? सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, देन बोन इंजरीज एंड जॉइंट इंजरीज। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, ये सारा जो आपको चोट लगती है, अंदरूनी चोट, कंट्यूशन, स्ट्रेन, स्प्रेन, अब्रेजन एंड ब्रूसेस। ब्रूसेस नील पड़ जाना, है ना, राइट। इसमें इंसिजन भी आता है, कट डाल लेना, राइट। स्प्रेन, पैर का मुड़ जाना, एंकल मुड़ जाता है। स्ट्रेन, एकदम से झटका सा आ गया नेक में, राइट। सो ये आपके सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में आएगा। बोन इंजरीज में फ्रैक्चर्स आते हैं कि बोन का टूट जाना। सिंपल फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर एंड इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इसमें क्या डिफरेंस होता है बुक में आपको मिल जाएगा, राइट। जॉइंट इंजरीज में जो जॉइंट्स है, जॉइंट्स कहाँ होते हैं? जहाँ पे 2 बोन्स जुड़ रही हैं,
राइट। सो इसमें डिसलोकेशन हो जाना किसका, लोअर जॉ हमारा डिसलोकेट हो जाना जहां पे जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट जो हमारा शोल्डर है वो भी एक जॉइंट है, एंड हिप जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, ये 4 हमारे जॉइंट्स हैं जो डिसलोकेट हो सकते हैं अंडर जॉइंट इंजरीज। क्लियर है। सो दिस इज आवर फ्लो चार्ट फॉर स्पोर्ट्स इंजरीज। डिपेंड्स क्या पूछा गया, अगर सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज पूछा गया तो आप सिर्फ इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे, बीच में सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज लिख के आसपास इसके टाइप्स बताएंगे, राइट। सिमिलरली फॉर देम। मूविंग ऑन टू यूनिट 8 बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। सबसे पहला टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। 3 लॉ ऑफ मोशन है। सबसे पहले लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकेंड है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन एंड थर्ड है लॉ ऑफ रिएक्शन। इनर्शिया क्या कहता है, अ बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन मोशन और अ बॉडी इन रेस्ट रिमेन्स इन रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स। जब तक आपको कोई धक्का नहीं देगा आप तब तक ऐसे गिरेंगे नहीं, राइट। अगर आप चले जा रहे हैं आप इंटेंशनली रुकेंगे नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अगर आपने बॉल को किक किया तो वो जब तक किसी दीवार पे जाके लग नहीं जाती या किसी ऑब्जेक्ट से वो टच नहीं हो जाती तब तक वो नहीं रुकेगी, वो चलती रहेगी, राइट। सिमिलरली अगर हमें कोई बॉडी रुकी हुई है, हम उसको किक नहीं करेंगे तो वो रुकी ही रहेगी, कोई फोर्स नहीं होगा तो, राइट। लॉ ऑफ एक्सेलरेशन में क्या बोला है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है। एंड लॉ ऑफ रिएक्शन में फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसमें स्पोर्ट्स में क्या एप्लीकेशन आता है, स्विमिंग, वॉकिंग, शूटिंग। स्विम कर रहे हैं आप, पानी को पीछे फेंक रहे हैं, पानी आपको आगे जाने दे रहा है, राइट। इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वॉक कर रहे हैं, सिमिलरली शूटिंग कर रहे हैं, एंड बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग कर रहे हैं, राइट। आप उसको जमीन पे कर रहे हैं, बॉल को ड्रिबल, वो खुद ऊपर आ रही है। क्लियर है, राइट। सो एप्लीकेशन भी जरूरी है एग्जाम्पल्स के साथ। आगे चलते हैं। इक्विलिब्रियम है एक बैलेंस्ड स्टेट। वो जो सीसॉ होता है ना, यहाँ पे आप हैं, यहाँ आपके फ्रेंड है, राइट। फिर दोनों जब पैर लगाते हैं तो क्या इक्वल बैठ जाते हैं, है ना। दिस इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर है। बैलेंस स्टेट है ना, इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना, राइट। सो 2 तरीके के इक्विलिब्रियम में, एक स्टैटिक का मतलब होता है जब चीज रुकी हुई है, और डायनेमिक का मतलब होता है जब चीज चल रही है। तो स्टैटिक में व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट मोशनलेस, ठीक है। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी बीच में होता है, बैलेंस्ड होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक इमेजिनेबल पॉइंट है, राइट। तो हम जैसे ये बॉडी है तो यहाँ जो हमारा पेट है, टमी में जो नेजल है, वो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ले सकते हैं। तो वो एक्टिविटी के साथ साथ चेंज होता है। अगर कोई झुक रहा है तो वो नीचे चले जाएगा, कोई ऊपर है तो वो ऊपर चला जाएगा, राइट। सो स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम एक मूविंग बॉडी, व्हेन द बॉडी इज इन मोशन तब एक्ट करता है। क्लियर है। आगे चलते हैं फ्रिक्शन पे। फ्रिक्शन क्या है, अगर मैं ऐसे चल रही हूं तो हवा इस तरफ आ रही है, देयर इज अ फोर्स विच इज एक्टिंग इन ऑपोजिट, राइट, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो फ्रिक्शन भी 2 टाइप का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड डायनेमिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट्स अपॉन व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट इन मोशन, राइट। ये स्मार्ट बोर्ड यहाँ लगा हुआ है तो यहाँ इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रही है। क्लियर है। Then dynamic friction when object is moving over surface of another body, right। अगर बॉल रोल कर रही है फ्लोर पे तो डायनेमिक फ्रिक्शन हो रहा है, राइट। तो इसमें 2 टाइप्स के फ्रिक्शन है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जब एक चीज स्लाइड कर रही है दूसरी सरफेस पे, एंड दूसरी चीज रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग का एग्जांपल है बॉल, है ना। बॉल कैसे रोल करके जाती है एक सरफेस पे, फ्लोर पे, राइट। एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन का हम कह सकते हैं, हमने ऐसी कोई बुक पास करी फ्लोर से या फिर टेबल पे तो स्लाइड होके जा रही है, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सिंपल है, राइट। आगे चलते हैं। मूविंग ऑन टू प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, अगर मैं यहां से ऐसे बॉल फेंक रही हूं, है ना, तो ये एक ट्रैजेक्टरी है, ये एक प्रोजेक्टाइल के थ्रू जाएगा। यहां से मैं हूं, ठीक है, यहां मैंने एक एंगल बनाया 45 डिग्रीज का और यहां मैंने ऐसे बॉल फेंकी, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टाइल है एंगल कि किस एंगल में मैं जा रही हूँ, और ये जो ट्रैजेक्टरी है जिस एंगल में वो गया है, पूरी ये जो लाइन है वो ट्रैजेक्टरी है, राइट। सो प्रोजेक्टाइल में क्या फैक्टर्स हैं जो प्रोजेक्टाइल को इंपैक्ट करते हैं। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कि मैं कौन से एंगल पे फेंक रही हूँ। अगर मैं 90 डिग्रीज पे फेंकूं, यहाँ फेंकूं, तो बॉल कहाँ आके गिरेगी, मेरे सिर पे, है ना। तो 0, वो बिल्कुल ट्रैवल नहीं करेगी। अब मैं इसको यहाँ
75 डिग्रीज पे फेंकू तो वो कम ट्रैवल करेगी, यहाँ आके गिरेगी। 45 पे फेंकू तो यहाँ गिरेगी, 20 पे फेंकू तो यहाँ गिरेगी, राइट। सो ये हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करता है। इनिशियल वेलोसिटी, मैं शुरू में कितनी स्पीड से फेंक रही हूँ वो भी मैटर करता है। ग्रेविटी बिल्कुल मैटर करती है। ग्रेविटी क्या करती है, बॉल को क्या करती है, नीचे ले आती है, राइट। एंड रिलेटिव हाइट ऑफ प्रोजेक्शन, हाइट जैसे मैंने आपको समझाया कितनी ऊंचाई पे आप फेंक रहे हैं वो डिपेंड करता है। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल आर दीज वंस। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू यूनिट 9, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। साइकोलॉजी क्लियर है। चलिए, तो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी में 2 टाइप्स की पर्सनालिटी हमारे सिलेबस में है। जंग्स क्लासिफिकेशन, जिन्होंने कौन से बेसिस पे क्लासिफाई किया है, सोशियबिलिटी कैरेक्टर पे, कि आप सोशली कैसे इंटरैक्ट करते हैं लोगों से। तो सबसे पहली पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट्स, जो ज्यादा खुल नहीं पाते हैं। दूसरी एक्सट्रोवर्ट्स, जो बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, सोशल होते हैं। एम्बीवर्ट्स, जो मिक्स होते हैं ऑफ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। क्लियर है। चलिए, बिग 5 थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। नंबर 1, यहां आप ओशन के थ्रू इसको याद कर सकते हैं, ओशन, राइट। सो ओपननेस, कंसाइंशियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, अग्रीएबलनेस एंड न्यूरोटिसिज्म। क्लियर है। दीज आर योर 5 बिग पर्सनालिटी ट्रेट्स गिवन बाय द बिग 5 थ्योरी। आगे चलते हैं, अग्रेशन यानी कि गुस्सा। अग्रेशन के 3 टाइप्स है। सबसे पहला है हॉस्टाइल अग्रेशन। हॉस्टाइल अग्रेशन इज वी कैन से एडेड बाय हॉस्टिलिटी, एंगर, कि यहाँ पे जो इंटेंशन है वो सच में गुस्से में आके दूसरे को मारने का है, राइट। इफ यू आर प्लेइंग एंड आपको दूसरे प्लेयर पे गुस्सा आ जाता है, एंड हॉस्टाइल अग्रेशन, आप जानबूझ के उसको मारना चाहते हैं, दैट कम्स अंडर हॉस्टाइल अग्रेशन। फिर आता है इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन। यहाँ पे जो मोटिव है वो जानबूझ के मारना नहीं है, जानबूझ के एंगर नहीं है, नॉन अग्रेसिव गोल है, लेकिन जो तरीका है वो अग्रेसिव है, राइट। तो इन द हीट ऑफ द मोमेंट में गेम के चलते यू डोंट रियलाइज आप कब अग्रेसिव हो गए हैं, लेकिन आप गोल करना चाहते हैं, राइट। आपका कुछ और इंटेंशन है गेम को जीतना, बट आप उस इंसान को मारना नहीं चाहते, तो वो इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन में आता है। तीसरा है असर्टिव बिहेवियर। असर्टिव बिहेवियर इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर से भी ज्यादा वी कैन से नॉन अग्रेसिव है। इसमें 4 चीजें होती हैं। गोल ओरिएंटेड है, कोई इंटेंशन नहीं है दूसरे बंदे को हार्म करने की। लेजिटिमेट फोर्स, जितना आप उस गेम के अंदर फोर्स यूज कर सकते हैं आप वही यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कबड्डी में, एंड आप कोई भी गेम का रूल ब्रेक नहीं कर रहे हैं। क्लियर है। चलिए, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इन स्पोर्ट्स। क्या वो एट्रीब्यूट्स हैं जो स्पोर्ट्स में रिक्वायरमेंट होती है साइकोलॉजिकली। सेल्फ एस्टीम, आपकी सेल्फ इमेज, राइट। खुद को आप देख के कैसा फील करें, आपकी सेल्फ एस्टीम हाई है या लो है, हमेशा हाई होनी चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए अपने लिए। मेंटल इमेजरी, आप अगर एक मैच में जाने वाले हैं एंड आप मेंटली एक ऐसी इमेज क्रिएट करते हैं कि वाओ, आप सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं दैट मैं बहुत अच्छे से खेल रहा हूँ और बहुत अच्छा हमारा मैच जा रहा है, मैंने एक सेंचुरी मार दी है, राइट। सो दैट इज मेंटल इमेजरी, राइट, जो आपको अच्छा परफॉर्म करने के लिए और ज़्यादा सपोर्ट करेगी। सेल्फ टॉक, खुद से बात करना, खुद को मोटिवेट करना, पॉजिटिव चीज़ें बोलना, राइट। खुद के लिए आप भैया दूसरे मोटिवेटर की ज़रूरत नहीं है, खुद से आप खुद को समझाएं। गोल सेटिंग, गोल को सेट करना, आज का मेरा ये टास्क है, राइट, आज मैं ये प्रैक्टिस करूंगा तब जाके कल मैं मैच में अच्छे से खेल पाऊंगा। सो दीज आर द साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इन स्पोर्ट्स। मूविंग ऑन टू द लास्ट यूनिट, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। इसमें हमारा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल में 3 टाइप्स की साइकिल आती हैं, मैक्रो साइकिल्स, मीजो साइकिल्स एंड माइक्रो साइकिल्स। मैक्रो साइकिल्स ऑल ईयर लॉन्ग, राइट। अगर आपका साल में एक बार मैच है तो पूरे ईयर आपकी ट्रेनिंग चल रही है, मैक्रो बड़े लेवल पे। मीजो यानी कि मीडियम, कुछ चंद महीनों के लिए चल रही है, राइट। सो महीने में डिवाइडेड है, सेवरल मंथ्स में डिवाइडेड है आपकी ट्रेनिंग, इफ यू हैव लाइक 2 to 3 मैचेस, है ना। एंड फॉर माइक्रो लेवल पे और कम लेवल पे, एक वीक के बेसिस पे या डे के बेसिस पे आपकी जो ट्रेनिंग है वो साइकिल चल रही है। क्लियर है। दिस इज योर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल। टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। सबसे पहले स्ट्रेंथ 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, डायनेमिक एंड स्टैटिक। डायनेमिक यानी कि मूवमेंट हो रही है, पुलअप्स कर रहे हैं आप, पुशअप्स कर रहे हैं, उसमें मूवमेंट है ना, मोशन है, राइट। सो वहां पे डायनेमिक स्ट्रेंथ का रोल है। एंड स्टैटिक स्ट्रेंथ, अभी मैं इस बोर्ड को ऐसे पुश कर रही हूं तो ये मूव कहीं नहीं हो रहा है, राइट। क्लियर है। सो ये स्टैटिक, विदाउट एनी मोशन है।
तो डायनेमिक स्ट्रेंथ के 3 पार्ट्स हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। मैक्सिमम स्ट्रेंथ में क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल वेट लिफ्टिंग, आप बहुत ज्यादा भारी चीज के अगेंस्ट स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, राइट, क्लियर है। सो मैक्सिमम रेजिस्टेंस, सबसे भारी चीज के लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए, दैट कम्स अंडर मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मूविंग ऑन टू एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, यहाँ पे रेजिस्टेंस के साथ साथ क्या है, स्पीड की जरूरत है, राइट, टू ओवरकम मैक्सिमम रेजिस्टेंस अलोंग विद हाई स्पीड, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग जंप, जैवलिन थ्रो, राइट, ये सारा आपका एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में आता है। मूविंग ऑन टू स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, यहाँ पे स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस दोनों आपको चाहिए। स्ट्रेंथ यानी कि रेजिस्टेंस, मैक्सिमम रेजिस्टेंस को आपको ओवरकम करना है, और एंड्योरेंस लंबे समय तक, कितनी देर तक आप वहां रिटेन कर सकते हैं। तो इसमें आपका लॉन्ग रेसेस, मैराथन्स आ गई, साइकिलिंग आ गई, स्विमिंग आ गई, क्लियर है। सो दिस इज योर स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। मूविंग ऑन टू स्टैटिक स्ट्रेंथ, डायनेमिक को हम आइसोटोनिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं एंड स्टैटिक को हम आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। स्टैटिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली किसी स्पोर्ट में अप्लाई नहीं होती, क्योंकि कोई भी खड़े होकर ऐसे सिंपल वो नहीं करेगा, थोड़े थोड़े पार्ट्स में, जैसे वेट लिफ्टिंग करे उसमें कुछ देर के लिए अप्लाई होती है। क्लियर है सभी को, परफेक्ट। आगे चलते हैं, मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, 3 तरीके की एक्सरसाइजेस हैं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस एंड आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस। तो सबसे पहले आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, जैसे हमने कहा आइसोमेट्रिक को स्टैटिक भी हम बोलते हैं। तो स्टैटिक एक्सरसाइजेज हैं जो आपको डायरेक्टली दिखेंगी नहीं। फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रेचिंग कर रहा है तो उसमें आपको कोई मूवमेंट नहीं दिखेगा मसल्स का, कि स्ट्रेंथ की एंड्योरेंस डायरेक्टली कैन नॉट बी सीन, राइट। सो दैट कम्स अंडर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज, जो कि स्टैटिक एक्सरसाइजेज होती हैं। आइसोटोनिक की बात करें तो हमारी वो डायनामिक एक्सरसाइजेज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल वेट लिफ्टिंग, कैलिस्थेनिक्स, जंपिंग एंड रनिंग ऑन द स्पॉट, ये हमारा आइसोटोनिक एक्सरसाइज में आता है। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है इन स्पोर्ट्स, क्योंकि इससे हमारी मसल्स ग्रो होती हैं, राइट। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस की बात करें तो इसमें मशीन्स का रोल आ जाता है। स्पेसिफिकली डिजाइन मशीन्स पे जो एक्सरसाइज हो रही है वो आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस के अंडर फॉल करता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। मूविंग ऑन टू टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस, कितनी देर तक आप कोई चीज रेजिस्ट कर सकते हैं। एंड्योरेंस तो 2 टाइप्स की हैं, बेसिस हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी का नेचर कैसा है, एंड अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। नेचर पे हमारा आ जाता है बेसिक एंड्योरेंस, जनरल एंड्योरेंस एंड स्पेसिफिक एंड्योरेंस। बेसिक एंड्योरेंस में एरोबिक एक्टिविटीज आ जाती है, जनरल में एरोबिक एंड एनारोबिक एक्टिविटीज आ जाती है, और स्पेसिफिक में आपकी स्पेसिफिक एक्टिविटीज, स्विमिंग, रेसलिंग, जिसके लिए आपको एंड्योरेंस चाहिए, राइट। सो बेसिक में आपकी रनिंग, जॉगिंग, ऐसी एक्टिविटीज आ जाती हैं। एंड जनरल में हाई इंटेंसिटी और लो इंटेंसिटी कुछ भी हो सकता है। स्पेसिफिक में स्पेसिफिकली एक एक्टिविटी है, राइट। मूविंग ऑन टू ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, स्पीड एंड्योरेंस, भैया जो बहुत ज्यादा हाई स्पीड, सिर्फ और सिर्फ 45 सेकेंड्स के लिए जहां पे आपको एंड्योरेंस चाहिए, राइट, वो स्पीड एंड्योरेंस में आ जाता है। हाई स्पीड, फॉर एग्जाम्पल आपकी 40 मीटर स्प्रिंट आ गई। फिर आ जाता है शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, मिडल टर्म एंड्योरेंस एंड लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस, डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन। शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस में आपका 15 सेकेंड्स टू 2 मिनट्स टाइम होता है, राइट। मिडल टर्म में 2 to 11 मिनट्स होता है टाइम, एंड लॉन्ग टर्म में आपका मोर देन 11 मिनट्स होता है, राइट। तो आपकी मैराथन लॉन्ग टर्म में आएगी, राइट, डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंड्योरेंस। मेथड्स टू डेवलप एंड्योरेंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फार्टलेट ट्रेनिंग मेथड, हमेशा पूछते हैं, ध्यान देना। तो सबसे पहले कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, आप बहुत कंटिन्यूअस टाइम के लिए, एक लॉन्ग टाइम के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन लो इंटेंसिटी की। फॉर एग्जांपल क्रॉस कंट्री रन कर रहे हैं, सिंपल जॉगिंग कर रहे हैं बहुत देर तक रेगुलरली, सो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड में ये आता है। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, वर्कआउट के बाद आपको रिकवरी पीरियड दिया जाएगा ताकि आपकी जो हार्ट की फंक्शनिंग है वो नॉर्मल हो जाए, राइट। सो इंटरवल्स दिए जाते हैं ट्रेनिंग के बीच बीच में, राइट, ताकि एफिशिएंटली आप अपना आउटपुट दे सकें। सो दिस इज बेस्ड ऑन द एफर्ट एंड रिकवरी प्रिंसिपल। मूविंग ऑन टू फार्टलेट ट्रेनिंग मेथड। फार्टलेट ट्रेनिंग मेथड दोनों का मिक्सचर है, इंटरवल और कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस ट्रेनिंग का। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, अगर आपने भाग मिल्खा भाग देखिए तो जो वो गाना है जिंदा है तो उसमें क्या होता है, वो आप देख रहे हैं पहाड़ों पे टायर ऐसे भाग रहा है, कहीं पहाड़ आ रहे हैं, राइट। तो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग है, बीच बीच में आप इंटरवल भी लेंगे, लेकिन अपनी स्पीड और पेस जो है आप इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करेंगे। पहाड़ आ गए हैं, राइट, तो उस हिसाब से आप अडेप्ट कर लेंगे, कहीं टायर लेके वो चल रहा है, राइट। तो दैट कम्स अंडर फार्टलेट ट्रेनिंग मेथड, जो एंड्योरेंस के लिए ही स्पेशली बनाया गया है। मूविंग ऑन टू टाइप्स ऑफ स्पीड। तो स्पीड के टाइप्स है, सबसे पहले रिएक्शन एबिलिटी, जो सिंपल रिएक्शन एबिलिटी और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी में डिवाइडेड है। एक्सेलरेशन एबिलिटी, मूवमेंट स्पीड, लोकोमोटर एबिलिटी एंड आपका स्पीड एंड्योरेंस। रिएक्शन, आप कितनी जल्दी एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, एक एक्सटर्नल अगर कोई चीज हुई है, कितनी जल्दी आप रिएक्ट कर रहे हैं। सिंपल में अगर आपको पता है अभी कि चूहा यहाँ पे है और चूहा फटाफट से आने वाला है, तो आपको पता है, एक्सपेक्टेड है। कॉम्प्लेक्स यानी कि अनएक्सपेक्टेड है, एकदम से चूहा आ गया तो आप ऐसे चिल्लाएंगे, राइट, क्लियर है। सो दैट इज रिएक्शन एबिलिटी। एक्सेलरेशन एबिलिटी की बात करें, आप कितनी जल्दी अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। एक्सेलरेशन, जैसे एक्सेलरेटर होता है ना गाड़ी में, वैसे एकदम लो स्पीड से हाई स्पीड, या फिर स्टेशनरी पोजीशन, एकदम खड़े और फिर एकदम से भागना, दैट कम्स अंडर एक्सेलरेशन एबिलिटी। दैट कम्स अंडर एक्सेलरेशन एबिलिटी। मूवमेंट स्पीड की बात करें, आप कितनी जल्दी एक मूवमेंट कर रहे हैं, राइट। आपको मूवमेंट्स करने में कितना टाइम लग रहा है। कुछ लोग बहुत स्लोली रोटियां बनाते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी बनाते हैं। मूवमेंट स्पीड की बात हो गई। लोकोमोटर एबिलिटी, ये है कि आप कितनी देर तक, टाइम भी ज्यादा है और आपको स्पीड भी ज्यादा रखनी है, तो आप कितनी देर तक हाई स्पीड में फंक्शन कर सकते हैं, दैट कम्स अंडर आपका लोकोमोटर एबिलिटी। एंड स्पीड एंड्योरेंस, थकान में, फटीग में आप कितनी स्पीड से काम कर रहे हैं, क्लियर है। दीज आर आर टाइप्स ऑफ स्पीड। मेथड्स टू डेवलप स्पीड, स्पीड आप कैसे बना सकते हैं, एक्सेलरेशन रन्स है ना, और पेस रन्स या फिर रेसेस से। क्या डिफरेंस है इसमें एक्सेलरेशन रन्स में, अभी आप खड़े और अचानक से आपको भागना है बहुत जल्दी, और पेस रन्स या रेसेस है आपको कांस्टेंट स्पीड पे भागना है आराम आराम से, क्लियर है। इसमें एकदम से स्पीड चेंज हो रही है, उसमें कांस्टेंट है, क्लियर है। तो ऐसे आप अपनी स्पीड को इनहैंस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। दो तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी है, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी और पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। बहुत इजी है। एक्टिव में आपको किसी भी बाहर एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं है, आप खुद से कर रहे हैं, और यहाँ पे एक्सटर्नल हेल्प थर्ड पर्सन की जरूरत है, क्लियर है। जैसे नया नया आप योगा सीखते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, तो आपको अपने टोज को टच करने में टाइम लगता है, तो आप कई बार हेल्प सीख करते हैं। तो एक्टिव में नो हेल्प है, स्टैटिक और डायनेमिक आ जाता है। जब एक एथलीट स्टैटिक पोजीशन में है, वो डाइविंग कर रहा है, बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, तो स्टैटिक पोजीशन में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। डायनामिक में जहां पे मूवमेंट आ रही है, फॉर एग्जांपल जॉगिंग, रनिंग करते वक्त, राइट। सो दिस इज आर टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। मेथड्स टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, बॉलिस्टिक मेथड, स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड, डायनामिक स्ट्रेचिंग मेथड एंड प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन टेक्निक। बॉलिस्टिक मेथड में एक स्विंग के साथ उस रिदम में आप स्ट्रेचिंग करते हैं। स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड आप देख सकते हैं, नो मूवमेंट नो मोशन। डायनामिक स्टैटिक मेथड मोशन है, तो स्टैटिक में खड़े खड़े एंड डायनामिक में मूवमेंट के साथ। ये जो है आपका PNF टेक्निक, इसमें मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तभी एक्सपैंड होगी, रिलैक्स होगी। तो एकदम उस एक्टिविटी से पहले मसल कॉन्ट्रैक्शन करना ताकि सबसे ज्यादा रिलैक्सेशन हो। सो फ्लेक्सिबिलिटी की ये भी एक टेक्निक है। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू आवर लास्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी कितने तरीकों की होती है, ओरिएंटेशन एबिलिटी, कपलिंग एबिलिटी, रिएक्शन एबिलिटी, बैलेंस एबिलिटी, रिदम एबिलिटी, अडेप्टेशन एबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन एबिलिटी। जो पोजीशन है, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप कैसे खड़े हैं, क्या ओरिएंटेशन है आपकी, दैट कम्स अंडर ओरिएंटेशन एबिलिटी। कपलिंग एबिलिटी की अगर हम बात करें, आप दो हिस्सों की कपलिंग कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, राइट। अगर आप बॉक्सिंग और रेसलिंग कर रहे हैं, आपके हाथ भी चल रहे हैं, साथ में आपके पैर भी चल रहे हैं, राइट, और आप पीछे भी हो रहे हैं, दैट कम्स अंडर कपलिंग एबिलिटी। रिएक्शन एबिलिटी, जैसे हमने पढ़ा, सिंपल रिएक्शन एबिलिटी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी। आप एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई को देख के कितनी जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं, एक एक्सपेक्टेड और एक अनएक्सपेक्टेड। बैलेंस एबिलिटी, बैलेंस आप कैसे बना पा रहे हैं, राइट, जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कितना बैलेंस्ड है। रिदम एबिलिटी,
रिदम एबिलिटी, जिम्नास्टिक्स में एक रिदम के अकॉर्डिंग आपको वो एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है। एडेप्टेशन एबिलिटी, सिचुएशन के हिसाब से आप कैसे चेंज कर रहे हैं उस एक्टिविटी को। अभी भाग रहे हैं आप, पहाड़ आ गए हैं तो कैसे थोड़ी स्लो हो जाएगी स्पीड, राइट। एंड डिफरेंशिएशन एबिलिटी, डिफरेंशिएशन एबिलिटी में परफेक्शन, आप कितने अच्छे से उस एक्टिविटी को कर रहे हैं। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए, राइट। सो दिस इज आवर टाइप ऑफ coordinative abilities. So yes, we are done with our full syllabus of physical education. मैंने इसमें जिस टॉपिक में फ्लो चार्ट की जरूरत थी, राइट, वो मैंने इंक्लूड किया है। सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड है एक्सेप्ट फॉर योगा एंड टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। हमने फुल सिलेबस कवर किया है एक्सेप्ट फॉर दोज 2 चैप्टर्स, राइट, जो मैंने आपके लिए लीव कर दिया है। अब अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको फटाफट से जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइब करना होगा और वहां पे आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे आप नोट करके अपने फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं। द लिंक फॉर द टेलीग्राम चैनल इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो गाइज, दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई होप you liked it, and if you did, please like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.